मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं आपको केंद्रक पढ़ा रही हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है केंद्रक। केंद्रक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई सा भी परीक्षा देने जा रहे हो, भले नर्सिंग का दो, टीजीटी का दो, नेट का दो, किसी भी चीज़ का परीक्षा देने जा रहे हो, आपको केंद्रक पढ़ना ही पड़ेगा। और केंद्रक में जो मैं आज आपको पढ़ा रही हूँ, हर कॉम्पिटिटिव टेस्ट के लिए केंद्रक अनिवार्य है। अगर जो मैं पढ़ा रही हूँ आज आपको, अगर आप इसको पढ़ लोगे, अच्छे से सुन लोगे ध्यानपूर्वक, तो आप कभी भी क्वेश्चंस को गलती नहीं करोगे। समझ गए? केंद्रक क्या होता है? ये जो कोशिका है, कोशिका के ठीक बीचों बीच कुछ सघन, गाढ़ा, कुछ इस तरह की गोलाकार या अंडाकार या सेब के बीज जैसा अथवा अन्य आकार का केंद्र के बीचों बीच कुछ इस तरह की संरचना पाई जाती है, जिसको हम कहते हैं केंद्रक। जिसको क्या कहते हैं? केंद्रक। यह सभी जैविक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। जितने भी प्रकार के बायोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं, जैविक क्रिया होते हैं, उन सभी पर इसका नियंत्रण होता है। सोचो, ये तुम्हारे घर के केंद्रक कैसा होता है? तुम्हारे घर के दादाजी हैं। जैसे दादाजी अपने घर के पूरे परिवार पर नियंत्रण करते हैं, दादाजी जो कहते हैं वही काम होता है, या पापा जी जो कहते हैं वही काम होता है। बच्चे मनमाने तरीके से काम नहीं कर सकते हैं, तो ये काम करता है केंद्रक। इसीलिए इसको कोशिका का नियंत्रण कक्ष कहा जाता है। कोशिका का नियंत्रण कक्ष कहते हैं। कंट्रोल रूम इसको कहा जाता है। न्यूक्लियस को क्या कहा जाता है? कंट्रोल रूम। किसका? कोशिका का। अगर परीक्षा में आए कोशिका का कंट्रोल रूम कौन है, तो आप बताओगे केंद्रक, क्योंकि यह सभी जैविक क्रियाओं का आधार होता है। अगर ये कहा जाए कि केंद्रक किसको कहेंगे, क्या है केंद्रक, तो आप सीधे से लिखोगे कि हर एक कोशिका के भीतर में या कोशिका के भीतर में एक गहरे रंग का कुछ ठोस सघन संरचना पाया जाता है, जिसमें आनुवांशिक गुण जैसे जीन्स पाए जाते हैं, वही कोशिका है। इसका आकृति गोल होता है अक्सर। यह अंडाकार भी हो सकता है, यह सेम के बीज जैसा भी हो सकता है, सेम के बीज जैसा भी हो सकता है। इसका आकार अन्य प्रकार का भी हो सकता है। कहाँ पाया जाता है? कोशिका के बीचों बीच पाया जाता है। कई बार कोशिका के थोड़ी साइड में इधर भी और उधर भी पाया जाता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम केंद्रक। समझ गए? अब हम केंद्रक को, इसकी खोज की थी किसने? अब इसे खोज किसने किया था ये देखते हैं। इसकी खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने खोज किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की थी, केंद्रक की। अगर पूछा जाए कि केंद्रक की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट ब्राउन ने खोज की थी केंद्रक की। केंद्रक कैसा होता है? तो गोल होता है, सघन रचना वाला होता है। और केंद्रक की अगर संरचना देखेंगे तो केंद्रक इस प्रकार से होता है ना, दोहरी झिल्ली का बना रहता है, दोहरी झिल्ली की बनी रहती है, क्या? डबल लेयर का। और ये डबल लेयर जो है इस तरह से है ना, दोहरी झिल्ली है। कोशिका की संरचना के अगर आप देखोगे बेटा, है ना, तो क्या होता है कि कोशिका की संरचना डबल झिल्ली का बना हुआ रहता है। कोशिका के जो आवरण होता है ना, केंद्रक का जो आवरण होता है कोशिका के भीतर में जो है, तो कोशिका के आवरण को हम कहते हैं कोशिका आवरण या कोशिका झिल्ली। इसी प्रकार से ये केंद्रक के बाहरी आवरण को
हम कहते हैं कोशिका झिल्ली या कोशिका आवरण, कोशिका आवरण, या इसको बोलते हैं हम कोशिका झिल्ली। इसको हम झिल्ली भी बोलते हैं, कोशिका आवरण भी बोलते हैं, कोशिका झिल्ली भी बोलते हैं। तो ये क्या करता है, ये दोहरी, देखती हो 2 लेयर है, एक ये होता है और एक ये लेयर होता है। दोहरी झिल्ली का बना रहता है केंद्रक, और इसके बीच बीच में रिक्त स्थान है, खाली स्थान है ना। ये रिक्त स्थान का क्या काम है कि कोशिका के भीतर जो भी साइटोप्लाज्म है, इसके भीतर के द्रव को कहते हैं हम, केंद्रक के भीतर जो द्रव होता है इसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म अंग्रेजी में, और हिंदी में बोलते हैं इसको हम केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य। और कोशिका के जो में जो द्रव पाया जाता है इसको हम बोलते हैं कोशिका द्रव्य। आपको पता है कोशिका द्रव्य, ये मैंने पहले पढ़ाया हुआ था। तो ये क्या करता है, जो पोर होता है, जो छेद होता है, तो यहाँ की जो कोशिका के द्रव्य है और जो इसके भीतर का जो द्रव्य है, इसके आदान प्रदान करने का काम करता है। एक तरह से खिड़की, एक तरह से गेट है, जिसके माध्यम से आप एक पड़ोसी से दूसरे पड़ोसी में जाकर के मिलते हो। ठीक है, समझ में आ गया बात। यहाँ पर ये जो पोर होता है, छेद होता है, ये देखो ना, छेद है छोटे छोटे, इससे क्या करता है, इसके अंदर का जो तरल पदार्थ है इसके बाहर, इसके भीतर जा सकता है, इसके वाला इसके भीतर जा सकता है। मतलब एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से मिलते जुलते हैं, है ना। या परिवार के सदस्य, एक परिवार के सदस्य अगर दरवाजा घर में है तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जाकर के घर में मिलता है, चौक में जाके मिलता है। तो समझ गया बात को। दोहरी झिल्ली है, और इस दोहरी झिल्ली के बीच में जो जगह है, ये जो जगह आप देख रहे हो ना, ये जो जगह है खाली बीच का, इसको हम कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, पेरीन्यूक्लियर स्पेस। क्या कहते हैं इसको हम, पेरीन्यूक्लियर स्पेस बोला जाता है इसको, पेरीन्यूक्लियर इसको स्पेस बोलते हैं इस झिल्ली को। यहाँ पर इसका बीच बीच में जो छेद रहता है उसको कहते हैं न्यूक्लियर पोर। इसको हिंदी में बोलते हैं केंद्रक छिद्र, केंद्रकी छिद्र बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। ठीक है, इसके बाद हम ये देखते हैं एक कोशिका में केंद्रक की संख्या कितनी होती है। अगर परीक्षा में आए कि एक केंद्रक में कोशिका की संख्या कितनी होती है, तो खास करके, है ना, सामान्यतः कितनी होती है, 1 होती है। अगर ये पूछा जाए, परीक्षा में ये आए कि एक कोशिका में केंद्रक की संख्या कितनी होती है, तो आपका जवाब क्या होगा, 1 होगी। एक कोशिका है, केंद्रक की संख्या क्या होगी, 1 होगी। लेकिन कई बार ऐसा भी देखना पड़ता है, खास करके पौधों में, जहाँ पर केंद्रक की संख्या 1 से ज़्यादा होती है। जो एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल आपका है तुम्हारा शैवाल, जिसको हम बोलते हैं अलगी अंग्रेजी में, शैवाल, कवक और प्रोटोजोआ। ये जो है, इसमें केंद्रक की संख्या एक कोशिका में 1 से ज़्यादा होती है। और जिन कोशिकाओं में केंद्रक की संख्या 1 से ज़्यादा होती है उसको हम कहते हैं सीनोसाइट। उसको हम क्या कहते हैं, सीनोसाइट। सीनोसाइट, हिंदी में भी सीनोसाइट बोलते हैं, अंग्रेजी में भी सीनोसाइट। 1 से अगर केंद्रक की संख्या ज़्यादा है तो उसको कहते हैं सीनोसाइट। और कुछ कोशिकाओं में, जैसे आपके लाल रक्त कणिकाएं हैं, जो आपने कुछ बच्चों ने पूछा था कि इनमें से कौन सी ऐसी कोशिका है जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। अब अक्सर एग्जाम में आता है वाले, ध्यान रखना, कौन सी ऐसी कोशिका है कौन से ऐसे हैं जिनमें कोशिका में केंद्रक की संख्या 1 से अधिक पाई जाती है। तब शैवाल, कवक, प्रोटोजोआ, ये पौधों की कोशिकाओं में 1 से अधिक केंद्रक पाया जाता है।
और आरबीसी, जो लाल रक्त कणिकाएं हैं आरबीसी, इसमें इन जो रक्त कणिकाएं हैं, लाल रक्त कणिकाएं हैं, इनमें केंद्रक की उपस्थिति नहीं होती है। न्यूक्लियस इसमें अब्सेंट होता है, न्यूक्लियस इसमें नहीं होता है, और इसलिए इसको हम कहते हैं इन्यूक्लिएट। ऐसे कोशिका को कहते हैं हम, क्या कहते हैं? इन्यूक्लिएटेड, इन्यूक्लिएटेड। हिंदी में बोलेंगे कोशिका केंद्रक विहीन कोशिका, केंद्रक विहीन, जिसमें केंद्रक है ही नहीं, वैसी कोशिका के नाम बताओ तो आप एग्जाम्पल दोगे आरबीसी, लाल रक्त कणिकाएं। मैंने बताया सामान्यतः एक कोशिका में एक केंद्रक होता है, लेकिन कभी कभी पौधों, खासकर पौधों में एक से अधिक केंद्रक भी पाए जाते हैं। एक कोशिका में केंद्रक की संख्या एक से अधिक होती है, जिसका एग्जाम्पल है आपका शैवाल, कलक, कवक और प्रोटोजोआ। इसको हम सीनोसाइट्स कहते हैं। जिसमें एक से अधिक केंद्रक होता है उसको हम कहते हैं सीनोसाइट। क्या कहेंगे उसको? हम सीनोसाइट कहेंगे। बात समझ में आ गई? अब हम आगे देखते हैं। आकृति मैंने इसको बता दिया, इसका शेप कैसा होता है केंद्रक का, तो किसी भी आकार आकृति का हो सकता है, खास करके ये अंडाकार, चपटा, गोल, सेम के बीज जैसा, बिन शेप्ड, और अन्य आकृति का भी हो सकता है। कहाँ रहता है? तो केंद्रक के, ये कोशिका के बीचों बीच रहता है। ठीक है। इसके बाद अब इसके हम केवल हम केंद्रक के बारे में देखेंगे। तो मैंने आपको बताया ये केंद्रक है हमारा। केंद्रक के बाहरी मेम्ब्रेन है, केंद्रक के जो बाहरी झिल्ली है, इसको हम केंद्रक झिल्ली बोलते हैं, या इसको हम केंद्रक एनवेलप बोलते हैं, लिफाफा, केंद्रक एनवेलप बोलते हैं। ये बाहरी झिल्ली है, केंद्रक की झिल्ली है। इसके ठीक बीचों बीच थोड़ी थोड़ी दूर पर एक पोर पाया जाता है, छिद्र पाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? केंद्रक छिद्र। और ये छिद्र क्या काम करता है? ये छिद्र कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य के वस्तुओं के अंतर जो निहित वस्तुएं हैं या उनमें जो चीज़ें हैं उनको आदान प्रदान करते रहता है, लेन देन काम करते रहता है इन छिद्र के माध्यम से। इसकी अगर देखोगे मोटाई है ना, इसकी मोटाई आप देखोगे, इन दोनों के बीच की मोटाई, तो ये थोड़ा ज़्यादा होती है। और ये जो स्पेस होता है ना, स्पेस होता है इन दोनों को, इसको हम कहते हैं पेरीन्यूक्लियर स्पेस। आपको इतना नहीं आएगा, बायोलॉजी के बच्चों के लिए है, आपके लिए नहीं है। एक से दूसरे झिल्ली के बीच में जो दूरी होती है ये होता है 150 से लेकर के 400 एंगस्ट्रम। ठीक है। और प्रत्येक झिल्ली, एक झिल्ली की जो मोटाई होती है ना, ये होता है आपका 75 से 90 एंगस्ट्रम। इसको एंगस्ट्रम में नापते हैं, बहुत सूक्ष्म होता है एंगस्ट्रम में। जब सोचो कि कोशिका इतना सूक्ष्म है तो इसके भीतर का जो पोर होगा वो कितना सूक्ष्म होगा, और इसके ऊपर जो झिल्ली है वो कितना सूक्ष्म होगा, इसको एंगस्ट्रम में हम नापते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम कोशिका के भीतर की चीज संरचना को देखते हैं। कोशिका की आउटर संरचना हमने देख ली, कोशिका की भीतर की संरचना देखते हैं। तो इसमें केंद्रक की बात कर रहे हैं, है ना। कोशिका के भीतर है केंद्रक। अब केंद्रक के भीतर है ये जो तरल पदार्थ पाया जाता है पारदर्शी, जैसे आप पानी के आर पार देख सकते हो, तो पारदर्शी ट्रांसपेरेंट तरल पदार्थ इसके अंदर होता है। पारदर्शी तरल पदार्थ जिसको हम कहते हैं
न्यूक्लियर सैप, अंग्रेजी में बोलेंगे न्यूक्लियर सैप, हिंदी में बोलेंगे केंद्रीकी रस। ट्रांसपेरेंट होता और इसी में देखोगे उलझे हुए धागों के समान कई संरचनाएं पाई जाती हैं, है ना, जिस एकदम बिल्कुल जाल की तरह, जैसे जाली लगा रहता है ना मकड़ा के जाल, उस तरह की थ्रेड्स पाए जाते हैं जिसको हम कहते हैं क्रोमैटिन जालिका, क्रोमैटिन तंतु, कुछ भी बोल सकते हो। क्रोमैटिन तंतु होता है जो एक जालिका जैसी बनाता है संरचना, जाल जैसी संरचना बनाता है, जिसको हम कहते हैं जालिका, क्रोमैटिन जालिका बोलते हैं इसको। समझ आ गई बात को? इतनी बात समझ में आ गई, क्रोमैटिन जालिका। और इस क्रोमैटिन जालिका जब सेल डिवीजन होता है, कोशिका विभाजन होने लगता है, तो ये जो अभी उलझा हुआ धागे की तरह होता है ना, एक संरचना बना रहा है, एक जाल की तरह संरचना बना रहा है, ये फिर कैसा बना देगा, ये थोड़ा मोटा हो जाएगा, जो कहलाएगा इस तरह से मोटे मोटे अलग अलग दिखाई पड़ने लगेंगे, ऐसे ऐसे मोटे मोटे अलग दिखाई पड़ने लगेंगे। इसी के अंदर ये जो है ना अभी जाल था ना, और जब कोशिका विभाजन होने लगेगा तो ये अलग अलग दिखाई पड़ने लगेंगे, इस तरह से दिखाई पड़ने लगेंगे, अलग अलग दिखाई पड़ने लगेंगे। और जब और भी विभाजन की प्रक्रिया होगी तब ये क्रोमोजोम बन जाएंगे कुछ इस तरह से, एक्स की तरह क्रोमोजोम बन जाएंगे, इस तरह से क्रोमोजोम बन जाएंगे, पतला है ना, इस तरह से कुछ बन जाएगा क्रोमोजोम। इस तरह, और इस बीच इसके बीच में डीएनए पाए जाते हैं, जीन्स, डीएनए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एक तरह से क्रोमोजोम, क्योंकि हेरिडिटरी मटेरियल का आदान प्रदान जो आप देखते हो माता पिता से जो बालकों में मिलता है, वही इस क्रोमोजोम के कारण ही मिलता है। यहीं पर डीएनए होते हैं और इसी में आनुवांशिक पदार्थ के पाए जाते हैं, जिसका हस्तांतरण माता पिता से बालकों में होता है। कई बार आप देखते हो ना, बिल्कुल शकल सूरत माँ जैसा मिलता है बच्चे का, कई बार बिल्कुल शकल सूरत दादी की तरह मिलता है, बिल्कुल शकल सूरत नानी की तरह मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि इसके अंदर जो हेरिडिटरी मटेरियल्स पाए जाते हैं, जो जीन्स पाए जाते हैं, वही ट्रांसफ़र होता है एक से दूसरे में। अब जो मैंने आपको बताया था, इसके अंदर जो सेल सैप था, सॉरी न्यूक्लियर सैप, जो पारदर्शी है, तरल पदार्थ है, उसमें क्या रहता है? तो इसमें क्या रहता है, ये बना होता है जो सेल सैप होते हैं ना, जो तरल पदार्थ मैंने बताया पानी जैसा पदार्थ है, ये बना होता है, इसमें होता है आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड, आपको मालूम है। और क्या होता है? डीएनए, ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और क्या रहता है इसमें? प्रोटीन। और क्या रहता है इसमें? एंजाइम्स। और क्या रहता है इसमें? खनिज लवण, मिनरल्स, इसके भीतर रहता है। और इसका जो बाहरी पार्ट है, ये जो इसका आवरण है केंद्रक का जो झिल्ली है, उसका जो आवरण है, ये बना रहता है लिपोप्रोटीन का, लाइपोप्रोटीन का बना होता है। लाइपोप्रोटीन जिसमें लिपिड भी है और जिसमें प्रोटीन भी है। समझ गया बात को? तो आपको केंद्र के बारे में समझ में अच्छी तरह से आ गया। इसके बाद आप देखोगे इसी में कुछ इस तरह से गोल संरचना पाई जाती है और गाढ़ा रहता है, जिसको हम कहते हैं केंद्रिका, न्यूक्लियोलस, केंद्रिका इसको बोलते हैं, न्यूक्लियोलस, केंद्रिका बोलते हैं इसको, केंद्रिका। यह एक कोशिका में एक भी हो सकता है और एक से 3 भी हो सकता है। ये स्पष्ट रहता है
गोल संरचना वाला होता है न्यूक्लियोलस। किसी किसी में एक रहेगा, किसी किसी में ज़्यादा रहता है, 1 से 3 भी रहता है। तो ये चीज़ समझ में आ गई आपको। इसके बाद मैंने आपको बताया क्रोमोजोम। क्रोमोजोम हर एक जीव जंतु में क्रोमोजोम की संख्या अलग अलग होती है। जैसे ह्यूमन बीइंग में, मानव में क्रोमोजोम की संख्या होती है 46, जिसमें 44 क्रोमोजोम तो हमारा होता है कौन सी, अलिंगी, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। और 2 क्रोमोजोम होता है सेक्सुअल, जो सेक्स को डिसाइड करता है कि लड़का होगा या लड़की होगी। तो लड़कों में XY क्रोमोजोम होता है और लड़कियों में XX क्रोमोजोम होता है। ठीक है, ये मैं आगे बताऊंगी कि किस प्रकार से XX क्रोमोजोम से लड़की और XY क्रोमोजोम से लड़का पैदा होता है। इस चांस की बात होती है, कोई व्यक्ति इस पर अभी तक कंट्रोल नहीं कर पाया है कि कौन से जीन्स किस में ट्रांसफर होंगे। 7 पीढ़ियों तक का, ऐसा कहा जाता है कि 7 पीढ़ियों तक का, और वैज्ञानिक शोधों से भी ज्ञात हुआ कि 7 पीढ़ियों तक का जो कैरेक्टर्स हैं वो उनके बच्चों में जाते होते हैं, इनहेरिट होते हैं, उसके बच्चे में जाते हैं। जैसे मेरे जो कैरेक्टर है, मेरी नानी का आया है, मेरी माँ का आया है ना, मेरी दादी का आया है, मेरे पिताजी का आया है। और कौन से कैरेक्टर कौन से ज़्यादा होगा, कितने सारे उसमें डीएनए है, कितने सारे जीन्स है उसमें, कौन सा जीन प्रोमिनेंट होगा, कौन सा डोमिनेंट होगा, कौन सी कैरेक्टर्स आएगी, किसकी शक्ल मेरे में मिलेगी, किसकी बालों का शक्ल मेरे में मिलेगा, किसकी आंखों का शक्ल मेरे में मिलेगा, ये तो चांस की बात, चांस डिसाइड करता है। अभी तक इसमें कुछ भी जानकारी नहीं हुई है। तो आज मैंने आपको केंद्रक के बारे में डिटेल्स बताया है। अगर आपने केंद्रक को अच्छी तरीके से पढ़ लिया है तो केंद्रक और कोशिका से संबंधित मैं नहीं समझती हूँ कि आप क्वेश्चंस को कभी गलत करोगे। कभी गलत करने का सवाल ही नहीं। जो बच्चे नर्सिंग का दे रहे हैं परीक्षा, LT का परीक्षा दे रहे हैं, या PGT या TGT का दे रहे हो, और अगर आपकी कोशिका आया है परीक्षा में, तो मैं नहीं समझती हूँ कि कोशिका में कहीं भी आप फेल होगे। कोशिका का हर प्रश्न का आप जवाब दे दोगे। जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, बताया राइबोसोम के बारे में, है ना। और ये देखो, राइबोसोम को प्रोटीन का कारखाना कहते हैं, राइबोसोम का प्रोटीन का कारखाना कहते हैं। और यहाँ पर जो न्यूक्लियोलस है ना, इसको प्रोटीन बनाने का कारखाना, इसको राइबोसोम बनाने का कारखाना कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, राइबोसोम बनाने का कारखाना केंद्रक में ही होता है। राइबोसोम यहीं से बन बन के जाता है, कहे ना पहले कि इन छिद्रों के माध्यम से यहाँ से यहाँ चला जाता है। ठीक है, तो आज मैंने आपको केंद्रक के बारे में डिटेल्स बताया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे जाने की इजाज़त दीजिए। और जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा है बेटे, वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके क्वेरी को शांत करने का प्रयास करूँगी। तब तक जाने की इजाज़त, मुझे कॉलेज जाने का टाइम हो गया है। फिर मिलते हैं, बाय।